नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोज की भांति आज एक बार फिर आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं ये आपकी परीक्षा में वरदान साबित होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं चंद पंक्तियों के साथ। सुनना और सीखने का प्रयास करना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथेली की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही है कि संघर्ष करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और बिना संघर्ष किए कोई व्यक्ति महान नहीं होता। और जब तक हमारे ऊपर शिक्षा रूपी, ज्ञान रूपी पत्थर की चोट नहीं पड़ेगी, तब तक हम भगवान तो नहीं लेकिन एक अच्छे पुरुष, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमने 1 से 40 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज 41वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। और आपको जैसे बताया गया है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और प्रयास करें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। और फिर भी अगर आप थोड़ा डिले हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें। तो चलिए प्यारे बच्चों, समय का सदुपयोग करते हुए हम हमारे प्रश्नों का आपके सामने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। चलिए तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। प्रश्न 41 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास करें। देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। क्षारीय भूमि में, कौन सी भूमि में? क्षारीय भूमि में या क्षारीय भूमि को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त हरी खाद कौन सी है? सबसे उपयुक्त हरी खाद कौन सी है? पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्षारीय भूमि को हम हरी खाद के द्वारा भी सुधार सकते हैं। क्षारीय भूमि कह लो या ऊसर भूमि कह लो या सोडिक सॉइल कह लो, ये सब एक ही मृदा के नाम है। तो इसको हम सुधारेंगे हरी खाद के द्वारा। तो कौन सी हरी खाद का हम उपयोग करेंगे? पहला कंसेप्ट, चारों की चारों हरी खाद है, चारों की चारों हरी खाद है। अब कौन सी हरी खाद का उपयोग करेंगे? तो इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे आप देखें। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ढैंचा। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा सी, विकल्प सी, मतलब ढैंचा इसका राइट आंसर है। ढैंचा है, ये मिट्टी में 75 kg नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसको मृदा में 45 से कितना? 45 से 50 दिनों के बाद दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। 45 से 50 दिनों के बाद दबा सकते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न बताने का प्रयास करें। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 42। बताइए बच्चों प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़े। फसल की बुआई की जाती है, फसल की बुआई की जाती है। देखो ये अशुद्ध है लिखा हुआ, ये अशुद्ध है, ठीक है। की जाती है, ये राइट है इसका, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर देंगे उसको। फसल की बुआई की जाती है जिसमें आप देखें, पहला पूर्णिमा, दूसरा अमावस्या, तीसरा चतुर्थी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं आपके सिलेबस में है जैविक खेती वाला चैप्टर, आप देखना, ठीक है। उसमें आपको इसका राइट आंसर मिलेगा पूर्णिमा। कौन सा है? पूर्णिमा। क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा में आप देखना, अगर फसल हम बोते हैं, पूर्णिमा पे फसल हम बोते हैं, तो जल का प्रवाह
किसका प्यारे बच्चों? जल का जो क्या होता है, प्रवाह होता है, जल का प्रवाह चंद्रमा की ओर होता है। किधर होता है प्यारे बच्चों? चंद्रमा की ओर होता है, चंद्रमा की ओर होता है। मतलब ये हमारी मिट्टी है, इस पे हमने ये फसल बोई, ठीक। अब इसमें जल का जो प्रवाह होगा किसका प्यारे बच्चों? इसमें जो जल का प्रवाह होगा वो किधर होगा? चंद्रमा की ओर। जैसे ये चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है, तो जल का प्रवाह किधर होगा? जल का प्रवाह चंद्रमा की ओर। किधर होगा प्यारे बच्चों? चंद्रमा। जल का प्रवाह ये क्या है हमारा? ये जल का प्रवाह या वाटर का फ्लो है। जल का प्रवाह चंद्रमा की तरफ होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जल बहेगा। तो इसी स्थिति में अगर हम फसल बोते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, हमारी फसल की अंकुरण क्षमता अच्छी होगी, फसल ज्यादा अंकुरित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न देखें एक बार। परंपरागत कृषि विकास योजना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा है? परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका नाम क्या है? इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, इसका ये शॉर्ट में नेम है। परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका प्यारे बच्चों शुभारंभ किया गया था इसका 2015 में। कब? 2015 में। क्लियर? 2015 में ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है, इसका ध्यान रखें आप। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताने का प्रयास करें। निम्न में से सांद्रित खाद है, निम्न में से सांद्रित खाद है। सांद्रित खाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड बोलते हैं। तो निम्न में से कंसंट्रेटेड खाद कौन सी है? सांद्रित खाद का और क्या हम भावार्थ समझ सकते हैं? तो सांद्रित खाद का भावार्थ आप समझे कि वह खाद, कौन सी खाद? वह खाद। इसको आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहें कि सांद्रित खाद अर्थात वह खाद, वह खाद जिसमें क्या? जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा, किसकी प्यारे बच्चों? पोषक, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, किसकी? तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या हो? कम हो, कम हो। क्या कहलाते हैं? कम हो, सांद्रित खाद कहलाती है। कौन सी खाद? सांद्रित खाद। मतलब जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू प्यारे बच्चों? जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा, जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा हो, पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो क्या होनी चाहिए? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उस खाद को हम क्या कहेंगे? उसी खाद को हम सांद्रित खाद कह सकते हैं। उसी खाद को हम सांद्रित खाद कह सकते हैं। तो निम्न में से बताओ कौन सी खाद है? अब ये हड्डी का चूरा है ना, ये हड्डी का चूरा, ये इस श्रेणी में आ रहा है सांद्रित खाद में। तो सांद्रित खाद का राइट आंसर कौन सा होगा? हड्डी का चूरा। ये बाकी सब जितनी भी सॉइल है, इन सभी के अंदर क्या सीन है, इसका सीन समझे आप एक बार। इन सभी में न्यूट्रिटिव वैल्यू किसकी? इन सभी में न्यूट्रिटिव वैल्यू, इन सभी की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है? कम।
न्यूट्रेटिव वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, कम, और इनका कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट वो क्या है, ज्यादा, कार्बन कंटेंट इनका ज्यादा है। इसलिए आप देखना ये जो और सॉइल है और जो खाद है इनका उपयोग हम लेते हैं तो इससे मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जबकि न्यूट्रेटिव वैल्यू कम मिलती है। और कंसंट्रेट जो खाद लेंगे हम, सांद्रित जो खाद लेंगे, उससे पौधे को पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करें और बताने का कोशिश आप देखें, एक बार बता देंगे मेरे हिसाब जहां तक है। इतने कठिन प्रश्न नहीं है आज की सीरीज में, कम है बिल्कुल। ट्राइकोडर्मा के बीज के उपचार के लिए, ट्राइकोडर्मा के बीज के उपचार के लिए आवश्यक मात्रा होनी चाहिए प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। पहली बात, इसमें फिर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका ध्यान दें आप एक बार। ट्राइकोडर्मा के बीज के उपचार के लिए, ट्राइकोडर्मा के नहीं, ये चेंज होगा यहां, ट्राइकोडर्मा से, ट्राइकोडर्मा से। इसको आप के न पढ़े, इसको सभी बच्चे के न पढ़ें, इसको क्या पढ़ें, इसको आप पढ़ें से, क्या पढ़ें, से। ट्राइकोडर्मा को इसको पढ़ें आप से, ठीक है। चलिए अब प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार के लिए आवश्यक मात्रा होनी चाहिए प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। अगर हम 1 किलोग्राम सीड ले रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता होगी। तो एक बार देखें, 5 से 8 केजी, 6 से 8 केजी, 20 से 30 केजी, 10 से 12 केजी। अब इसमें फिर तब थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि ये जो केजी है, क्या बेटे हो, केजी, ये केजी नहीं है, ये केजी नहीं है। इनको आप थोड़ा सा हाइड करें, ये थोड़ा टाइपिंग का है बेटे, एक साथ टाइप हुए क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा इनका करेक्शन बाकी थोड़ा रह रहा है, तो करेक्शन करवा देंगे। वैसे आप निश्चिंत रहें, आपको जो प्रिंटेड नोट्स हम यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे उनमें सब कुछ करेक्ट करके ही मिलेगा आपको, आप चिंता न करें, इसकी बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो 5 से 8 ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये सब जो है ये सब की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ग्राम की वैल्यू है। तो अब देखें, अब इसका प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास करें, मेरे हिसाब से आप दे देंगे आप इसका आंसर। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के लिए आवश्यक मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से कितनी होगी, तो प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसकी आवश्यक मात्रा होगी कितनी, 6 से 8 किलोग्राम। जी हां, विकल्प नंबर बी, 6 से 8 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। 6 से 8 किलोग्राम, 6 से 8 ग्राम, 6 से 8 ग्राम इसका राइट आंसर है। चलिए 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मतलब आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। आपके सामने स्क्रीन पे है, बताने का प्रयास करें। 46, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए बताएं सभी बच्चे, प्रश्न पढ़ें और प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। गेहूं में सीआरआई स्टेज अवस्था कितने दिनों बाद आती है। सीआरआई जो स्टेज है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवस्था। स्टेज को हिंदी में अवस्था बोलते हैं, सीआरआई को हिंदी में अवस्था नहीं बोलते। पहली बात, स्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवस्था। कितने दिनों के बाद आती है, कितने दिनों के बाद, ठीक है। अब दिन कौन से, फसल की बुआई के, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DAS, मतलब डेज आफ्टर सोइंग, फसल बोने के दिनों के पश्चात, ठीक है। ये राइट आंसर इसका आपको, ये अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसमें मैं थोड़ी ये सीरीज रखूंगा, इसका आप ध्यान रखें। डेज आफ्टर सोइंग इसका मतलब फसल बोने के पश्चात ये होता है। विकल्प में ये भी आ सकता है DAS, उसका आप ध्यान रखें। यह ना दिनों के पश्चात, इसकी जगह यहां पे दिनों के पश्चात की जगह ये भी लिखा आ सकता है, तो भी सही रहेगा ये। इसको समझे आप एक बार, ठीक। तो प्रश्न देखें एक बार वापस से। सीआरआई स्टेज कितने दिनों के बाद आती है, तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एग्रीकल्चर का बच्चा जिसने एग्रीकल्चर से 12वीं पास की है वो बच्चा ये जानता है कि सीआरआई स्टेज गेहूं में कब आती है प्यारे बच्चों, 21 दिनों के बाद। कब, 21 दिनों के बाद। ये तो विकल्प तो आपको देखना ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है ना। जब पहला ही विकल्प सही है तो तीनों विकल्प की तरफ जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न स्पष्ट पूछ रहा है, प्रश्न स्पष्ट आपसे पूछ रहा है कि सीआरआई स्टेज कब आती है। सीआरआई स्टेज
कब आती है, तो आपको ध्यान रखना है 21 दिनों के पश्चात, बाकी सब क्या है पूरे गलत है। चलिए अगला विकल्प, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों मेहनत करना सीखो, है ना। एक कहावत है, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। समझे दोनों में अर्थ आपने, कि जो चोट खाने के बाद जो टूट जाता है ना, वो फिर बिखर जाता है, उसका फिर कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जो चोट खा के संभल जाता है, जो सहन कर लेता है चीजों को, वो आगे जाकर के लोगों के लिए उदाहरण बनता है, एग्जाम्पल बनता है, प्रेरणादायी बनता है। तो आप भी वैसे ही बने, उम्मीद करें, प्रयास करें, आपके पास भी बहुत ऑप्शन है। चलिए प्रश्न अगला आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से गलत कथन है। हमें कथन कौन सा छांटना है प्यारे बच्चों, गलत, कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। पहला विकल्प है सिंचाई, कृत्रिम जल देना, सही है बिल्कुल, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इरिगेशन। तो कृत्रिम रूप से जल देना मतलब कृत्रिम रूप से अगर जल देंगे, किसको देंगे कृत्रिम रूप से जल, फसल को, तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका सिंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंचाई कहलाएगा। नेक्स्ट, पत्ती की सतह का तापमान, प्लेनोमीटर, बिल्कुल राइट। पत्ती की सतह का तापमान किससे मापते हैं प्यारे बच्चों, प्लेनोमीटर से। नेक्स्ट, फसल की सतह का तापमान, जो क्रॉप होती है उसकी सतह का तापमान किससे मापते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर से। किससे, इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापते हैं। और अंत में इनमें से कोई नहीं, तो गलत आंसर क्या होगा बेटो, इसका इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सारे आंसर इसके सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। जल मांग के संदर्भ में, देखो प्रश्न में एग्जामिनर आपको पहले ही स्पष्ट कर रहा है कि आपको फोकस किस पे करना है, जल मांग पे करना है। जल मांग के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कथन कौन सा है, एक बार दोबारा से सुने, जल मांग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, बताने का प्रयास करें। जल मांग किसे कहेंगे, जिसमें जल मांग के दे रखा है प्रभावी वर्षा, वेरी गुड, सिंचाई जल की आवश्यकता, वेरी गुड, मिट्टी में नमी की मात्रा, जी हां पूरे के पूरे विकल्प सही है। प्रभावी वर्षा मतलब आपकी सॉइल के ऊपर कितनी वर्षा हो रही है, उसके बाद सिंचाई जल की आवश्यकता, आपकी फसल को कितना इरिगेशन चाहिए, और तीसरे मिट्टी में नमी, जिस सॉइल के अंदर, जिस मिट्टी के अंदर आप फसल को बोना चाह रहे हैं उसमें पहले से कितनी मॉइस्चर है, पहले से कितना नमी मौजूद है। तो इन सभी को जोड़ करके हम क्या निकालेंगे, हमारी फसल की जल मांग निकालेंगे, क्योंकि सब प्रभावित करते हैं जल मांग को। मान लीजिए हमारी फसल की जल मांग आपके, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको इसमें, जैसे ये एग्जांपल ये आपके सामने है, गन्ना जल मांग कितनी 1500 से 2500, वेरी गुड सही है, 1500 से 2500, किसमें है ये प्यारे बच्चों एमएम में है, किसमें एमएम में या मिलीमीटर, मिलीमीटर में है, ध्यान रखें इसका, मिलीमीटर में है 1500 से 2500 एमएम। अब जैसे आपके सामने गन्ने की जल मांग 1500 से 2500 एमएम है, तो उसको फिर जो सॉइल मिलेगी उसमें भी अगर मान लीजिए पानी कम है तो हमको एक्स्ट्रा इरिगेशन चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए इरिगेशन। तो ये सभी चीजें हमारी सिंचाई को निर्धारित करती है, हमारी जल मांग को निर्धारित करती है। और जल मांग जो होती है ना, वो पौधे का जीवन काल की जल मांग होती है, कि पौधा अपने जीवन जीने के लिए कितना पानी चाहिए होता है, तो वो सब जल मांग में जोड़ते हैं। जल मांग चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इन सभी को। पहले आप इसको देखें एक बार, केले की जल मांग, किसकी, केले की जल मांग 1200 से 2000, जी हाँ बिल्कुल राइट है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हुआ, इनमें से कोई नहीं, चारों के चारों विकल्प क्या है प्यारे बच्चों, सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला विकल्प आगे पढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखें एक बार, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, ये प्रश्न है ना, ये आपके कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो परीक्षा लगती है उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखें एक बार, 1 मीटर क्यूब में होता है, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, क्या होता है हमें नहीं पता, देखेंगे होता क्या है, आगे देखते हैं। 1000 ml या 1000 लीटर या 1 लाख लीटर या 10 की पावर 9 लीटर, बताएं। कॉमन सेंस लगाए अपना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा दोगे ना तो इसका उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। 1 m क्यूब बराबर, इसका देखेंगे तो ये डेटा काम में जो आता है ना जी, आपके कहीं गणित वगैरह में काम में नहीं लेना अपन को, इसको काम में लेना है किसमें, पानी की
टंकी में। किसमें? पानी की टंकी में। प्रश्न अब देखो, एक प्रकार का तो इसकी लैंग्वेज ये है, आपके सामने इसकी लैंग्वेज एक, आप इसको देखना एक बार, ठीक है। अब इसी से मैं आपके सामने एक नया प्रश्न बनाता हूं, आपके सामने इसका नया क्वेश्चन बनेगा। एक विकल्प ये कि ये रहेंगे पूरे पूरे विकल्प ये कि ये रहेंगे, इसका नया क्वेश्चन मैं आपके सामने नया तैयार करता हूं अभी। देखिए एक बार, प्रश्न आपके सामने है। 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर गुणा 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। आकार के किसमें? टैंक में पानी आ या फिर भरा जा सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रश्न को मैंने आपको थोड़ा खोल के समझा दिया है। ये दोनों प्रश्न है और दोनों के विकल्प, इसके भी विकल्प ये हैं और इसके भी विकल्प ये हैं, ठीक है। इसके भी ये विकल्प है ना, और इसके भी ये विकल्प है। अब इनका आंसर देने का प्रयास करें, कौन से इसका राइट आंसर आएगा, बताइए। आपके सामने प्रश्न है, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा कोई टैंक है जिसमें हमें पानी भरना है, तो उस टैंक की क्षमता कितनी होगी, कितनी आएगी? अब देखो आप एक बात, ये फिक्स है कि इसके m के बाद में m की पावर कितनी है? 3, मतलब 3 जीरो तो फिक्स है, ठीक है। 3 जीरो तो क्या है प्यारे बच्चों? फिक्स है। तो मतलब ये और ये, इन दोनों में से कोई होगा, ये दोनों तो वैसे ही बाहर निकल गए, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया? इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया। अब बच्चे विकल्प ए और बी। चलो इन पे मतलब थोड़ा बहुत मंथन करते हैं, इनका करते हैं पोस्टमॉर्टम। अब 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, क्या उसमें ये 1000 ml का मतलब पता है क्या है? 1 लीटर, 1 लीटर जो आपके पानी की बोतल आती है ना, 1 लीटर वो है। तो क्या उस 1 मीटर मतलब आपका इतना बड़ा गड्ढा मान लीजिए आप, इतना गहरा जो गड्ढा है उसमें क्या 1 बोतल पानी आएगा? मतलब सोचने वाली बात है। तो इतना गहरा, इतना ही चौड़ा और इतना ही लंबा जो गड्ढा होगा उसमें कितना आएगा? 1000 लीटर। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1000 लीटर, ठीक है। थोड़ा समझने का फर्क है, कुछ नहीं है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस, हल्का सा, जिसको नहीं भी आए ना वो भी कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में वो भी कर सकता है इस प्रश्न को। कि हम सब जानते हैं कि मतलब 1 की पावर 3, यहां पे 1 की पावर दे रखी है 3, मतलब 1 कितने बार है? 3 बार है। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ 0 3 आएंगी। 0 कितनी आएंगी? 3। इन दोनों में 3 0 नहीं है, तो ये क्या हो गए? कट, ये बाहर निकल गए। अब बचे हमारे सामने विकल्प 2, ए और बी। अब इसको डिटेल में समझेंगे। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, क्लियर। इसको मैंने यहां समझा दिया कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर आकार के टैंक में, तो टैंक होगा मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई। टैंक में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती। टैंक जो होता है वो गहराई में मापा जाता है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई होती है, खंबे की ऊंचाई होती है, ठीक। तो गहराई जो टैंक है उसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला विकल्प है 1000 ml, तो 1000 ml बराबर 1 लीटर, ये तो अपन सब जानते हैं, होता है ना। लिख देखना, आपकी जो पानी की बोतल आती है ना, तेल की जो बोतल आती है उस पे आएगा 920 ml, 920 ml लिखा आता है उस पे, तो लगभग 1 लीटर मान के चलते हैं हम, 1 लीटर। तो क्या इसमें 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबे में 1 बोतल ही आएगी क्या पानी की? बिल्कुल गलत। विकल्प कौन सा बचा? 1000 लीटर। और वैसे भी इसका राइट आंसर कौन सा है? 1000 लीटर। इस आकार के टैंक में, इस आकार के टैंक में कितना पानी आ सकता है प्यारे बच्चों? इस आकार के टैंक में पानी की जो क्षमता रहेगी कितनी रहेगी? पानी की क्षमता, ये जो टैंक है ना ये गहरा, ये इसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा लंबा हो गया प्रश्न ये। आज का लास्ट प्रश्न देखें, बिल्कुल इजी प्रश्न है। सिंचाई जल में कितने प्रतिशत लवण क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। कितने % लवण की मात्रा सिंचाई जल में हानिकारक होती है? इसका राइट आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे
50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपके समझ में आया होगा और जो जो मैंने लिखवाया है वो आपने नोट डाउन भी किया होगा। वैसे मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि देखो, आप रफ कॉपी या फिर नोट्स बुक और पेन साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि आप साथ में लेके बैठोगे तो आप उन चीजों को लिख सकते हो और लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं ना, देखो जो स्क्रीन पे जो आ रहा है वो तो आपके पास में रहेगा, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूं वो बेसिक नॉलेज है, और जो मैं बोल रहा हूं ये भी मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरी बात बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा, तो कम से कम जो बोल रहा हूं उसको आप टाइम रहते हुए लिख सके। तो आप इसका ध्यान रखें, पेन को भी साथ में लेके बैठे। और क्लास आपको पसंद आई रही होगी, जब आप 5वीं क्लास हमारी देख रहे हैं तो इतना तो मान ही सकते हैं कि आप हमारे थोड़े बहुत तो फॉलोअर बने हैं, और इसी प्रकार से हमें ऑप्शन देते रहे, हम हमारी तरफ से टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए रोज लेकर के आते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। बस केवल इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पढ़ाई का समय है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपके पड़ोस, आपके मित्र, आपका फ्रेंड सर्किल आपसे कुछ भी कहे, प्लीज इग्नोर, किसी भी ध्यान मत दो, केवल बुक्स पे फोकस करो। आपका 10th का रिजल्ट क्या रहा है, आपका 12th का रिजल्ट क्या रहा है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे पेपर बिगड़ गए, सब चीज छोड़ो, सबको बैक करो और आगे की तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो अब आ रहा है उसको आपको बदलना है। वो आपका भविष्य निर्धारण करेगा, जो गुजर गया वो निर्धारण नहीं करेगा, वो तो गया, पास्ट है वो। लेकिन जो फ्यूचर आपके सामने पड़ा है, एक मंजिल आपके सामने द्वार खोल के बैठे, केवल आपको सीढ़ी चढ़ना है बस। तो उसके लिए आपको स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा बेटे, क्योंकि मंजिल खुद चल के तो आएगी नहीं, तो ये पैर बढ़ाने वाली ही मेहनत है, बस थोड़ा सा प्रयास। हम आपके सपोर्ट में हैं, हमारे साथ साथ आप बुक्स को पढ़ते रहिए। मैं गारंटी से आपसे कहता हूं, दावा आपके सामने रखता हूं कि आप और बच्चों से बेहतर परिणाम देंगे, और आपका सिलेक्शन नेशनल लेवल की कॉलेजों में होगा, राष्ट्रीय स्तरीय कॉलेजों में होगा, नेशनल यूनिवर्सिटियों में होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन आपको बस यही है, निरंतरता। निरंतरता सबसे बड़ी मूल मंत्र, मेन की जो टाइम की मेल की है वो है निरंतरता, रेगुलरिटी। तो प्यारे बच्चों, दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिए और बड़ों का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए। मैं भी आज भी अपने जो 10th क्लास के गुरुजी हैं, 12th क्लास के गुरुजी हैं, ग्रेजुएट्स वगैरह के, जो मैंने जहां अपने कॉलेज पढ़ाई की है, उन सभी का मैं आज भी आदर करता हूं, और उसका नतीजा मेरे सामने ये है कि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो मेरे गुरुजी मेरे बराबर से सपोर्ट में खड़े रहते हैं। मतलब इतना कोऑपरेट करते हैं इस स्टेज में आने के बाद भी, कि बराबर से खड़े रहते हैं, और सपोर्ट इतना कि उमा शंकर तू काम कर, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को कहीं भी दिक्कत आएगी हम साथ में है तेरे, इतना सपोर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझते हैं सब चीज़ों को, आप समझदार हैं सभी, और फिर कहूँगा शादी ब्याह में जाना छोड़िए, ठीक है ना। आप बाद में जिम लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम जिमा देंगे, यहाँ आओगे ना आप अच्छा रिजल्ट दोगे, आपको बहुत अच्छा जिमा देंगे, हैं बहुत अच्छा, आप खुश होके जाओगे यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, गुड लक, थैंक यू।